तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथ की बड़ी बात में कोरोना के 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए। जी हां, 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद अब बाबा के भक्त उनके दर्शन कर सकेंगे। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जय बाबा केदारा के जय घोष के साथ मंदिर के कपाट खुले। मंदिर परिसर को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कपाट खुलने के पहले गुरुवार को ही केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया था और अब भी यहां बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। गौरीकुंड से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ जगत कल्याण के लिए 6 महीने समाधि में रहते हैं। मंदिर के कपाट बंद होने के अंतिम दिन चढ़ावे के बाद 1.25 क्विंटल भभूति चढ़ाई जाती है। कपाट खुलने के साथ ही बाबा केदार समाधि से जागते हैं। इसके बाद भक्तों को दर्शन देते हैं। केदार मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इसके अलावा मंदिर परिसर में साफ सफाई, रेलिंग लगाने का कार्य पूरा कर दिया गया है। बाबा केदारनाथ का मंदिर भारतीयों के लिए केवल श्रद्धा और आस्था का ही केंद्र नहीं है, बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत की धार्मिक संस्कृति का संगम स्थल भी है। उत्तर भारत में पूजा पद्धति अलग है, लेकिन बाबा केदारनाथ में पूजा दक्षिण की वीर शैव लिंगायत विधि से होती है। मंदिर के गद्दी पर रावल विराजते हैं, जिन्हें प्रमुख भी कहा जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह की सबसे पहली तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। बाबा केदारनाथ के जो धाम है उसका कपाट खुल चुका है और श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहां देखने को उमड़ रहा है। आपको बता दें 1,30,000 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कल शाम से ही यहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था और आज शुभ मुहूर्त 6:25 पर सबसे पहले बाबा केदारनाथ के कपाट खुले और जो मंदिर के रावल हैं वो शिव जी की मूर्ति को लेकर के मंदिर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और उसके साथ शुरू हुआ आज से बाबा के दर्शन का सिलसिला। आपको बता दें लंबा इंतजार रहता है क्योंकि 6 महीने ये कपाट बंद रहते हैं और उस दौरान कहा जाता है कि जगत के कल्याण के लिए बाबा समाधि में रहते हैं और एक बार फिर से समाधि से वो वापस लौटे हैं जगत का कल्याण करने के लिए। और जैसा कि बाबा के प्रति भक्तों की आस्था है, ना सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि देश और विदेश से लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ये सबसे पहली तस्वीरें, ये तस्वीरें उमंग की हैं, उत्साह की हैं और भक्तों की है। आज से पूरा माहौल उत्तराखंड का केदारमय होने जा रहा है। 10 क्विंटल फूलों से खास तौर पर साज सज्जा की गई है। आपको बता दें अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के भी कपाट खुले थे और उसके 3 दिन बाद फिर उसके बाद बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। पूरे विधि विधान से हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वो पहली तस्वीरें आप देखिए, कपाट खुले हैं जय घोष के साथ, जय केदारा के जय घोष के साथ ये कपाट खुले और भक्तों ने अपने बाबा के दर्शन किए। आपको बता दें पूरी वहां पर व्यवस्था की गई है क्योंकि इससे पहले हम लगातार देखते आए कि कोरोना काल की जितनी भी पाबंदियां थी उसके साथ भक्त यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन इस बार ये तस्वीरें बेहद खास, बेहद मनोरम, क्योंकि बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी रोक टोक के इस बार बाबा के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें 2 साल बाद भक्तों के लिए कपाट खुले हैं और आपको दिखा रहे हैं हम कि कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ उमड़ी है बाबा की एक झलक पाने के लिए। कल से ही यहाँ पर करीब 30-40 हज़ार लोग पहुंचे हुए थे और सुबह से ही गौरीकुंड की तरफ से बाबा केदारनाथ की तरफ यात्रा की शुरुआत हो गई थी और आज जैसे ही सुबह शुभ मुहूर्त में 6:25 पर बाबा के कपाट खुले, लोगों का जन सैलाब उमड़ा। सबसे पहले जो मंदिर के रावल हैं उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और उसके बाद भक्तों के ये जो कपाट है वो खोले गए। उसके बाद दर्शन के सिलसिला लगातार जारी है। चलिए अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों के। रायपुर में एक बड़ी वारदात सामने आई। रायपुर के एक परिवार की बस्तर के कांकेर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। कांकेर के नए बस स्टैंड स्थित एक लॉज में पति पत्नी की फांसी लटकी हुई मिली और फांसी से लटकी हुई लाश मिली। वहीं उनके 2 मासूम बच्चों की जहर खाने से मौत हुई है। पहली नजर में मामला खुदकुशी का लग रहा है क्योंकि लॉज के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन पति पत्नी दोनों के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। ऐसे में सवाल ये है कि बच्चों को जहर देने के बाद उन्होंने बंधे हुए हाथ से फांसी कैसे लगाई होगी। पुलिस ने चारों का शव कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। लॉज के रजिस्टर में मृतक परिवार ने खुद को रायपुरा का रहने वाला बताया है। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम जितेंद्र देवांगन, उसकी पत्नी सविता देवांगन और दोनों बच्चों के नाम गुनगुन और टुक है। तो एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में पूरे परिवार की मौत हुई है।
पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। संदिग्ध हालत में फांसी पर पति पत्नी की लाश मिली और बताया जा रहा है कि 2 छोटे छोटे बच्चे थे, जहर खाने से उनकी मौत हुई है। 9 नंबर कमरे पे एक परिवार आकर के रुका हुआ, तो उसमें जो हस्बैंड वाइफ है वो फांसी के फंदे पे झूलते हुए नजर आए और जो बच्चे हैं उनके जैसे झाग निकला, ऐसा संभवतः लग रहा है कि उनको जहर दिया गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जाँच हम हमारे बैंगल से कर रहे हैं, तो ऑफिसर की टीम भी है मौके पर, जो भी उनकी रिपोर्ट रहेगी उसके हिसाब से आएगी। और अब बात करते हैं गोलीकांड की। जी हाँ, रायपुर के रामसागर पारा इलाके में हुए गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके बाद राजधानी पुलिस हरकत में आई है। हालांकि अब भी पुलिस के पास किसी तरह की शिकायत नहीं आई है, जिसकी वजह से गोलीकांड को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रही है। इसी बीच आजाद चौक थाने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजनांदगांव निवासी लल्ला और राहुल मोगरे है, जिसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल समेत जिंदा कारतूस जब्त किया है। पुलिस कह रही है कि गोलीकांड में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि गोलीकांड शहर में अवैध रूप से सट्टे के कारोबार की वजह से हुआ है। राजधानी रायपुर के रामसागर पारा स्थित इसी जगह पे 2 और 3 तारीख की दरमियानी रात को यहाँ पे एक बड़ी घटना सामने आई है। इसी गली पे यहाँ पे लाके जो है यहाँ पे गोली चलने की बात यहाँ पे सामने आई है। और अभी तक ये बात सामने आई है कि ये जो गोली जो चली है, ये गोली जो है ये शहर में चल रहे जुए सट्टे में वर्चस्व को लेके आपसी विवाद के चलते गोली चलना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस के पास ये जानकारी पहुंची तो पुलिस हरकत में आई और हरकत में आने के बाद उन्होंने जब इसकी पड़ताल शुरू की तो उसमें एक युवक जो है उसको गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्टल और एक राउंड यहाँ पे जब्त किया है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से शहर में खुलेआम जुए सट्टे को लेके ये आपसी जो विवाद हो रहे हैं छोटे छोटे, ये आने वाले दिनों में गैंगवार की में तब्दील होने की आशंका प्रबल है। कैमरामैन किशोर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर सुरक्षा लेते हैं। रायपुर का बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से, जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, रायपुर में लगातार हम देख रहे हैं कि बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बात पर गोली चला दी जाती है। एक और नया मामला सामने आया है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ पुलिस का कहना है? आकांक्षा, देखिए ये पूरी घटना है 2 और 3 मई के दरमियानी रात की है और ये बताया जा रहा है कि रामसागर पारा इलाके की ये घटना है। और रामसागर पारा इलाके की अगर बात करें तो ये घटना जो हुई है ये उस जगह पे हुई है जहाँ पे अगर पूर्व सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट मंत्री जो हैं उनके घर के पास भी एक बड़ी घटना हुई है। और ये इसमें बताया जा रहा है कि इसमें एक युवक के घायल होने की भी खबर है। और जब हालांकि पुलिस का ये कहना है कि इसकी अभी कोई शिकायत उनके पास नहीं पहुंची है, और लेकिन इसमें जिस तरीके से घटना हुई है कि पूरे शहर में चर्चा हुई काफी जोरों पे थी। और जब इसके बारे में जब पुलिस हरकत में आई, जब इसमें सीसीटीवी खंगाले गए तो उसमें जो कार में जो युवक दिखे हैं वो युवक जो है उनके बारे में पतासाजी की गई। तो ये वो युवक है जो इससे पहले भी गोली चला चुके हैं क्लबों में और कई खुली जगहों पे। तो अभी पुलिस जो है इन लोगों की तलाश कर रही है। लेकिन जब पुलिस ने एक लल्ला नाम के जो युवक है, लल्ला और राहुल मोगरे, ये राजनांदगांव का रहने वाला है और इसके पास से एक पिस्टल और एक राउंड जो है, जिंदा राउंड जो है वो बरामद किया है। अभी हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अभी इसमें शिकायत नहीं आई है, इस वजह से अभी इसमें कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। लेकिन राजधानी रायपुर में खुलेआम बीच शहर में इस तरीके का गोलीकांड होता है तो इससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये अवैध हथियार जो है ये कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसकी पड़ताल जो है अभी पुलिस को यहाँ पे करनी होगी। क्योंकि एक बड़ी घटना जो है अब देखने वाली बात होगी कि ये जो गोलीकांड हुआ है इसके जो सरगना है, जो इसके मास्टरमाइंड लोग जो हैं, जो भी फरार हैं, वो उन तक पुलिस कब तक पहुंचती है, ये एक देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल तहसीन, कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई जरूर पुलिस को करनी चाहिए ताकि एक उदाहरण पेश हो और इस तरह के जो मामले लगातार रायपुर में आ रहे हैं उसमें थोड़ी कमी आ सके। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे और अब एक ऐसी खबर से आपको जानकारी आपको देते हैं जिसका सरोकार सीधे आपके साथ। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में दवा खरीदी की व्यवस्था ऐसी है, बीमारी से परेशान मरीज और भी ज्यादा त्रस्त हो जाते हैं। इलाज के खर्च से दबे मरीज अस्पतालों में दवाइयों की पर्याप्त सप्लाई नहीं होने की वजह से निजी मेडिकल स्टोर से महंगी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर है। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में पिछले 1 महीने से 30 करोड़ की दवाइयों की सप्लाई का ऑर्डर पेंडिंग है। वहीं दूसरे बड़े अस्पताल DKIS में
450 तरीके की दवाइयों की डिमांड भेजी गई थी, लेकिन अस्पताल को 134 तरह की ही दवाइयां सप्लाई की गई है। डीकेएस में दवा खरीदी का बजट 3 करोड़ रुपए है, लेकिन फिर भी ग्लव्स, मास्क, निडल तक नहीं भेजी जाती। गायनी, बीपी, शुगर, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो, ट्रॉमा, मेडिसिन विभाग की दवाइयां खत्म हो गई है और इन अस्पतालों में आने वाले मरीज यहां वहां भटक रहे हैं। चलिए ऐसा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से। स्टार, लगातार हम देख रहे हैं कि जो सरकारी अस्पताल है वहां पर दवाइयों की कमी हम लगातार देखते आ रहे हैं और इसके कारण जो मरीज है उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, यहां तक कि निजी मेडिकल स्टोर्स में भी ज्यादा रेट में उन्हें दवाइयां खरीदनी पड़ती है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठा रहा है और कार्रवाई क्यों नहीं की जाती कि जो दवाइयां हैं वो कम आ रही हैं तो उनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो स्वास्थ्य विभाग है उसके अधिकारियों की है। दरअसल पूरा एस्टिमेट रहता है कि एवरेज अनुमान की एक साल में कितनी दवाइयाँ लगनी है और कब कब कितनी दवाइयों की खरीदी होनी है। बाकायदा इनका एस्टिमेट भी बनाया जाता है और उसके हिसाब से ऑर्डर भी किए जाते हैं, लेकिन सप्लाई में कहीं कहीं दिक्कतें हो रही है और इसकी जिम्मेदारी जो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन है उसकी होती है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में दवा होने के माध्यम से सप्लाई होती है। तो यही कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और इस पर ध्यान देना जरूरी, क्योंकि जो डीकेएस की बात करें या सरकार मेकाहारा की बात कर रहे, ये ऐसे अस्पताल है जो पूरे प्रदेश के बड़े हैं और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि बाहर के भी गरीब तबके के लोग अपने इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं कि उनका इलाज होगा। तो इलाज तो हो जाता है, लेकिन जब बारी आती दवाइयों की तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ पर और मजबूरी में उन्हें मेडिकल स्टोर जाना पड़ता है, जहाँ पर एमआरपी पे और दुगने तिगने महंगी दवाइयाँ दी जाती है उनको, जबकि जेनरिक दवाइयाँ अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं वो महंगी दवाइयों के नाम लिख देते हैं, जिस वजह से उनको मेडिकल दुकानों पर जाकर महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। ये तो दवाई की बात हो गई। इसके अलावा सर्जिकल इक्विपमेंट्स की बात कर लें जो अस्पताल प्रबंधन को खुद अपने उपयोग के लिए लगनी है तो उसमें उपलब्ध कराना चाहिए, वो तक मरीजों से मंगवाया जाता है। तो ये गंभीर स्थिति है और इस पे स्वास्थ्य विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल स्टार, बड़ी गंभीर स्थिति है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेकाहारा में ही करीब 30 करोड़ के ऑर्डर पेंडिंग है और इससे आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो दवाइयों की कमी है, वहीं बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता दें। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 26 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीजों की मौत नहीं है। हालांकि इसे कहर नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अब जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 213 तक जा पहुंची है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से। नीलम, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, फिर 24 घंटे में 26 नए केसेस सामने आए और रोजाना इतने एवरेज केसेस सामने आ ही रहे हैं। प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है कि ये केसेस ना बढ़े और जनता के लिए क्या कुछ गाइडलाइन? जी आकांक्षा, देखिए मध्य प्रदेश में दिनों दिन जो है एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश में देखें तो 18 जिले हैं जहां पर इस वक्त संक्रमण के एक्टिव केस, और सबसे ज्यादा एक्टिव केस इंदौर, उसके बाद भोपाल में 46 और ग्वालियर में 32 है। लगातार कई छोटे जिले हैं जहां से भी नए मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुरैना हो गया, भिंड, अलीराजपुर, यहाँ से भी जो है मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी मुरैना से 7 नए केस आए हैं। इसके अलावा जबलपुर और यहाँ जो और अन्य जिले भी हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए, शिवपुरी, यहाँ पे भी जो है नए केस देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रतिबंधों की या तैयारियों की बात करें तो फिलहाल ना तो स्वास्थ्य विभाग, सरकार और प्रशासन की ओर से कोई भी तैयारी इसके लिए दिखाई दे रही है। सिर्फ पिछले दिनों भी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की थी तो यही बात कही गई थी कि वैक्सीनेशन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, पर क्योंकि अब बूस्टर डोज लगना शुरू हो गए तो लोग उसमें भी दिलचस्पी कम ही ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ एक और मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लापरवाहियां कम नहीं हो रही। ये समय आकांक्षा जब हमें अभी से सावधानी रखना बेहद जरूरी होता है। सावधानी रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगातार हम यही देखते हैं कि पहले असावधानी बढ़ती जाती है और उसका खामियाजा फिर ना सिर्फ आमजन को बल्कि पूरे ही लोगों को भुगतना पड़ता है। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए नीलम। चलिए बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों की और बात कर लेते हैं पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की, जिसका पेच लगातार फंसा हुआ है। जी हां, मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। प्रदेश में पंचायतों की 23,000 सीटों और नगरीय निकायों की 321 सीटों पर कार्यकाल खत्म होने के
के 2 साल बाद भी चुनाव न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। निकाय और पंचायत चुनाव के मामले पर कल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण से संबंधित डेटा मांगा, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि ओबीसी आबादी और आरक्षण से जुड़ा डेटा 25 मई तक तैयार हो जाएगा, लिहाजा सरकार को थोड़ा और वक्त दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण के लिए अब तक की गई ट्रिपल टेस्ट की पूरी कार्रवाई आज कोर्ट के सामने रखने के आदेश दिए हैं और आज दोपहर 2 बजे फिर मामले की सुनवाई तय कर दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वांटिफाइबल डेटा के बिना निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगा रखी है, जिस पर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका भी लग चुका है। ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन के आधार को पेश न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। प्रदेश के 52 जिलों में पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 48% मतदाता पिछड़ा वर्ग के हैं। कुल मतदाताओं में से अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाताओं को हटा दिया जाए तो करीब 79% मतदाता ओबीसी वर्ग के ही हैं और इस आधार पर आयोग ने पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आयोग ने 35% आरक्षण की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाह रही है। अब आयोग की नई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने आज रखा जाएगा। सीएम नॉनस्टॉप 90 की बिसात। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा यात्रा के तहत वो आज सूरजपुर में रहेंगे, जहां वो सूरजपुर के प्रतापपुर, भटगांव और प्रेमनगर विधानसभा में प्रवास पर रहेंगे। ऐसे में चौपाल समेत कई कार्यक्रम के तहत जनता से रूबरू होंगे और उनसे शासन की योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। ऐसे में जिले के कलेक्टर, सीईओ, एसपी समेत आला अधिकारी सभी विधानसभा में तैयारियों के साथ शासकीय कार्यों का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। सूरजपुर दौरे के दूसरे दिन भी सीएम भूपेश बघेल ने अलग अलग जगह जाकर लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी, समाधान किए, साथ ही लापरवाही के आरोपी के इंजीनियर को मन से ही निलंबित करने का आदेश भी दिया। इस दौरान दूर दूर से लोग सीएम के चौपाल में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। बलरामपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम भूपेश का लोगों ने गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। सीएम ने भी सौगातों की झड़ी लगा दी। 31 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार गोबर के बाद अब गौमूत्र की भी खरीदी करेगी। सीएम ने मौके पर ही एक महिला का राशन कार्ड भी बनवाया। सीएम भूपेश ने जिले के डौरा ग्राम पंचायत में आत्मानंद स्कूल और रनहत में कॉलेज खोलने का ऐलान किया। साथ ही 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर राइड कराने की भी घोषणा की। रासायनिक खाद और रासायनिक दवाई के बदले में प्रयोग करना है और रासायनिक खाद के जगह में वर्मी कंपोस्ट और रासायनिक दवाई के बदले में अब गौमूत्र से बहुत अपन ओकर दवाई भी बनाओ जेकर छिड़काव फसल में किया जाए। 10वीं 12वीं के रिजल्ट के आने के पहले बहुत लोगों को बड़ी उत्सुकता रहती है, कई लोग थोड़ा सा उसकी एंजाइटी भी होती है, डरे रहते हैं पता नहीं क्या होगा। जो अपने अपने जिले में 10वीं और 12वीं में जो टॉप करेंगे उन बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी प्रोत्साहित हो और उनके सपनों को उड़ान मिले। सीएम भूपेश के पहुंचने पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भारत माता चौक पर भव्य स्वागत किया। सीएम भूपेश को क्रेन से गजमाला पहनाया गया। इसके पहले सीएम भूपेश पहाड़ी पर स्थित पहाड़ी माता मंदिर के दर्शन के लिए भी गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामानुजगंज के भारत माता चौक पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि उनका जोशीला स्वागत किया जा रहा है और उनके स्वागत के लिए आप देख रहे हैं कि एक क्रेन यहाँ पर लगाई गई है और क्रेन में एक गजमाला यहाँ पर लगाई गई है और गजमाला के द्वारा उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। मंच पे आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री शिव कुमार डहरिया हैं और यहाँ के जो विधायक हैं बृहस्पति सिंह ये यहाँ पर मौजूद है और एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह आप यहाँ पर देख रहे हैं, काफी उत्साहित हैं और उत्साह होना भी इसलिए चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उनके शहर में यहाँ पर आए हैं और उनके बीच यहाँ पर आए हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, बहुत सारी सौगातें दे रहे हैं। सीएम कन्हर अंतर्राज्यीय परियोजना के अंतर्गत भू अर्जन प्रकरणों के त्वरित निवारण में लापरवाही बरतने पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमाशंकर राव को निलंबित कर दिया। 2 दिन के दौरे में ये सीएम की दूसरी कार्रवाई है। साथ ही जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि 2 महीने के भीतर सभी किसानों को मुआवजा मिल जाना चाहिए।
सरकार से मुआवजा राशि काफी समय पूर्व भेज दी गई थी, लेकिन अभी तक किसानों को बांटा नहीं गया। और मैं कलेक्टर साहब को निर्देश देता हूं कि 2 महीने के भीतर में सारे किसानों को मुआवजा मिल जाना चाहिए। और जो अधिकारी उसके लिए दोषी है, तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमाशंकर राव, उसे निलंबित करने की भी घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री की विधानसभा यात्रा के तहत वो शुक्रवार को सूरजपुर में रहेंगे, जहां वो सूरजपुर के प्रतापपुर, भटगांव और प्रेमनगर विधानसभा में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और शासन की योजनाओं का फीडबैक लेंगे। बलरामपुर से राजेश मिश्रा, IBC 24। इसी बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, आज जगत गुरु शंकराचार्य की जयंती और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि होंगे। आचार्य शंकर प्रकटोत्सव पर एकात्मक पर्व का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में शिरकत करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और उनके साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मुख्य अतिथि होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपील के बाद इंदौर में गौरव दिवस को लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर आज जनप्रतिनिधियों, इतिहासविद, अधिकारियों की एक बैठक जल्द ही आयोजित की गई, जिसमें 31 मई को इंदौर के गौरव दिवस मनाने पर सहमति हुई। आने वाले दिनों में शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह तय किया जाएगा कि इस गौरव दिवस का स्वरूप क्या होगा और कौन कौन सी गतिविधियां इसमें शामिल होंगी, जिसके बाद गौरव दिवस को लेकर एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाएगा। इंदौर का गौरव दिवस मनाया जाना है, तो उसके लिए नगर निगम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 6 तारीख को एक बैठक रखी गई है, जिसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहेंगे। उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके के कार्यक्रम, कितने दिनों के कार्यक्रम, क्या स्वरूप रखना है इस पूरे प्रोग्राम का। इंदौर शहर से जुड़ी हुई जितनी भी, चाहे वो धार्मिक हों, कल्चरल हों, साहित्यिक हों, सभी प्रकार की चीज़ें इसमें सम्मिलित रहें। कबीरधाम के माठपुर गांव में आग लगने से किसान की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खलिहान में रखा ट्रैक्टर ट्रॉली भी जलकर राख हो गया है। किसान जगदीश सतनामी को आग लगने से 7 लाख से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं ग्रामीणों की मदद से जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक सब कुछ जल चुका था। हालांकि आग लगने के कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस आगजनी की घटना की जांच कर रही है। वहीं राजस्व विभाग नुकसान के बाद, आकलन के बाद मुआवजे देने की बात कर रहा है। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोत। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। शुक्रिया आकांक्षा।